वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। इस सेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है, मतलब इस एक ही क्लास में हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो क्या कह रहे हैं चैप्टर की शुरुआत में? इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा वो समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। एंड हमने ये देखा कि जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो यूएसए की पावर तेजी से बढ़ने लगी। तो क्या इस पावर को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस आउट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप ये भी समझोगे कि यूनाइटेड नेशन का मतलब यूएन का क्या रोल है वर्ल्ड की अलग अलग सुपर पावर्स को बैलेंस करने में। इस चैप्टर में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, यूनाइटेड नेशन के अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी आप इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो चैप्टर की शुरुआत में आपको ये एक इमेज दे रखी है, मैं थोड़ा सा साइड हट रही हूँ, आप लोग आराम से इस इमेज को देख लो। एनसीईआरटी का ही इमेज है ये एंड इस इमेज को अभी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अभी जो हमने इमेज देखा उसे समझते हैं। तो ये बात है जून 2006 की। इजराइल अटैक कर देता है लेबनान के ऊपर, ये कह के कि लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला एंड उस ग्रुप को कंट्रोल में करने के लिए ये अटैक करना जरूरी था, ऐसा इजराइल का कहना था। पर इस अटैक में बहुत सारे नॉर्मल लोग सिविलियंस को मार दिया जाता है, बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है जून 2006 में ये अटैक। यूनाइटेड नेशन में इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास होता है अगस्त में एंड फाइनली अक्टूबर में जाकर इजराइल के फोर्सेस को लेबनान से हटा दिया जाता है। तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है जहां पर बहुत सीरियस हालात थे पर यूनाइटेड नेशन ने डिसीजन लेने में काफी देरी कर दी। ऑन दी अदर हैंड हमें यह भी सुनने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। काफी सारे लोगों का मानना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द मोस्ट यूनाइटेड नेशंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोगों का ये मानना है कि शांति और प्रोग्रेस लाने के लिए यूनाइटेड नेशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है 50% तक का डिस्काउंट। पर ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टाइम है अन अकेडमी के बैचेस को ज्वाइन करने का। पर ध्यान रखना बच्चों, बैच ज्वाइन करते टाइम आपको यूज करना है कोड अनुष्या ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो वेट किसका है, चलो जल्दी से हमारे बैचेस को ज्वाइन करो। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। तो है क्या यूनाइटेड नेशन? क्या यूनाइटेड नेशन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है या क्या यूनाइटेड नेशन एक बुरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और ये समझने के लिए हम ऐसे दो लोगों के कोटेशंस को पढ़ेंगे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम कर रखा है। जैसे यूनाइटेड नेशन के जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमरहोल्ड, उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन हमने ये सोचकर नहीं बनाया था कि ह्यूमैनिटी को हेवन तक लेकर जाएंगे, पर यूनाइटेड नेशन ये सोचकर बनाया गया था कि हम लोगों को हेल के सिचुएशन से बचाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमारे शशि थरूर ने कहा था यूनाइटेड नेशन के बारे में कि यूनाइटेड नेशन एक टॉकिंग शॉप तो है, यहां पर बातें ज्यादा होती हैं, पर एक बार चर्चिल ने कहा था जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर, बात कर लेना बेटर है वॉर कर लेने से। तो
अच्छा है कि हम बात करके एक दूसरे को बोर कर रहे हैं, ये वॉर करने से तो ज्यादा बेटर है, ऐसा शशि थरूर जी ने कहा था। तो इन दो कोट से हमें समझ में आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट तो नहीं है, पर फिर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। वॉर और पीस के मामले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करते हैं। अलग अलग कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वजह से मिलजुल कर कोऑपरेट करके काम कर पाते हैं। अलग अलग कंट्रीज के आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर छोटी बात पर हर कंट्री वॉर करने लगे। जरूरी है कि अलग अलग कंट्रीज डिस्कस करके पीसफुल सॉल्यूशंस निकाले, और इसमें हमारी मदद कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जिन भी कंट्रीज ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा उन सारी कंट्रीज को नीचा दिखाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अलग अलग कंट्रीज साथ में मिलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, तो वो पीसफुली मिलजुल कर प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ एक कदम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना। एक और मामले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी काफी सारी दिक्कतें हैं जिसे एक कंट्री अकेले नहीं सुलझा सकती। जैसे डिजीज, अगर कोविड फैल गया था तो एक कंट्री अकेले थोड़ी कोविड को सुलझा पा रही थी, हर एक कंट्री को मिलकर काम करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग को भी एक कंट्री अकेले नहीं सुलझा सकती, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ऐसी दिक्कतें जहां पर कंट्रीज का मिलजुल कर काम करना जरूरी है, वहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज ये बात मान जाए कि हाँ मिलजुल कर काम करना जरूरी है, पर वो ये ना समझ पाए कि मिलजुल कर काम करना कैसे है। हो सकता है कि मान लो दो कंट्रीज हैं, वो साथ में ट्रीटी बनाना चाह रहे हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ट्रीटी से जो फायदा होगा हम उस फायदे को बांटेंगे कैसे, सामने वाले कंट्री के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशंस का रोल भी थोड़ा सा चेंज हुआ। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए और यूएसए के एलाइज जीत जाते हैं कोल्ड वॉर में। तो इस दौरान क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज को ये टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना होने लग जाए कि यूएसए वर्ल्ड को डोमिनेट करे और अपनी चलाने लगे। तो क्या यूनाइटेड नेशंस हमें यूएसए के पावर को कम करने में मदद कर सकता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर के एंड में ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, ये समझते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो कंट्रीज ने सोचा कि चलो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो फ्यूचर में वॉर को होने से रोक देगी। इसी के चलते हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। लीग ऑफ नेशन स्टार्टिंग में सक्सेसफुल था, पर फिर भी लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, और हम सोचते हैं कि चलो लीग ऑफ नेशन को हटाकर उसकी जगह एक नए ऑर्गेनाइजेशन को लाते हैं। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन ने लीग ऑफ नेशन की जगह ली। यूनाइटेड नेशन कब बना? इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही 1945 में अक्टूबर में यूनाइटेड नेशन को बना दिया जाता है। उस दौरान 51 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन करते हैं। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, उसे साइन करा जाता है और उसके बाद यूनाइटेड नेशन बन जाता है। यूनाइटेड नेशन ने वो करने की कोशिश करी जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया। तो यूनाइटेड नेशन का मकसद था इंटरनेशनल लेवल पर लड़ाई झगड़ों को होने से रोकना, और अगर वॉर हो भी गया तो वॉर के इफेक्ट को कम करना, ये यूनाइटेड नेशन का मेन मकसद था। इसके अलावा अक्सर लड़ाई झगड़े होते कब हैं? जब देश में डेवलपमेंट नहीं होती। तो यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि हम पूरे वर्ल्ड में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीज की मदद करेंगे। 2011 तक आते आते यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स आ गए थे। ऑलमोस्ट सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर रखा है। यूनाइटेड नेशन में भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में सुना होगा। तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में सारे कंट्रीज के पास
एक वोट होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो परमानेंट हैं और ये हमेशा यूएनएससी का पार्ट रहती हैं। ये 5 कंट्रीज हैं, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। इन्हीं 5 को परमानेंट क्यों बनाया गया? क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस टाइम पर ये 5 कंट्रीज, एक तो ये 5 कंट्रीज वॉर को जीते थे, इसके अलावा ये 5 कंट्रीज उस टाइम पर सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी। यूनाइटेड नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होते हैं? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। आज के टाइम पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। ये 9 सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। 1 जनवरी 2017 में ये सेक्रेटरी जनरल बने थे यूएन के। इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्चुगल के। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन दो ग्रुप्स में क्या होता है? वॉर एंड पीस रिलेटेड डिस्कशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होता है या फिर यूएनएससी में होता है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचसीआर, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं। नेक्स्ट, रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ ये समझते हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बदलाव तो हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ही होता है। यूनाइटेड नेशन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यूनाइटेड नेशन भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टाइम के साथ बदलाव की जरूरत पड़ेगी। तो सब मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन को बदलाव की जरूरत है, पर बदलाव लाएं कैसे, इसे लेकर लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेसिकली जब भी बदलाव की बात होती है तो यूनाइटेड नेशन में लोग कहते हैं कि 2 टाइप के बदलाव की जरूरत है। फर्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बदलो। सेकंड, लोग कहते हैं कि ये रिव्यू करो कि यूनाइटेड नेशन का जूरिसडिक्शन क्या है, इनका एग्जैक्ट फंक्शन और पावर क्या है। तो ऑलमोस्ट सब लोग मानते हैं कि बदलाव जरूरी है, पर बदलाव को लाना कैसे है उसे लेकर लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जब भी बदलाव की बात होती है तो लोग सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 कंट्रीज होती हैं। तो लोग कहते हैं कि यूएनएससी में इन कंट्रीज को बढ़ा देना चाहिए। 5 परमानेंट कंट्रीज हैं और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होती हैं यहाँ पर। तो लोग कहते हैं कि परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो, नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो, और एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के रीजन से ज्यादा कंट्रीज को चुनो, इस एरिया को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट, यूएसए और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं कि यूनाइटेड नेशन को बजट और एडमिनिस्ट्रेशन में और इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कुछ कंट्रीज ये भी कहती हैं कि यूनाइटेड नेशन को और इफेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए ताकि दुनिया में पीस बनी रहे और सिक्योरिटी मिशंस हो पाए। कुछ कंट्रीज ये सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशन को डेवलपमेंट के लिए और अच्छे से काम करना चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, इस सब के ऊपर यूनाइटेड नेशन को फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन डिटेल यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1945 में बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, और इसे उस टाइम पर 1945 में बना था ये, तो ये 1945 के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया था। पर फिर 1945 के बाद तो बहुत सारी चीजें हुई, हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर खत्म हुआ, और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमारी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए, पॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए? जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, क्या हुआ था? सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी याद है ना, वही रिवाइज करा रहे हैं। जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो यूएसए स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया और रशिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन जाता है।
और रशिया यूएसए के साथ कोऑपरेट करने की थोड़ी कोशिश करता है। इसी दौरान चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज तेजी से अपना ग्रोथ करने लग जाती हैं। एशिया में और भी कंट्रीज की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लग जाती हैं। बहुत सारी नई कंट्रीज यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करती हैं। जब सोवियत यूनियन खत्म होता है तो जो नई नई कंट्रीज बनती हैं वो सारी एक एक करके यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नए नए चैलेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके मारना, सिविल वॉर, टेररिज्म, न्यूक्लियर पावर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, डिजीजेस, ये सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो 1989 के अराउंड जब एक ऐसा माहौल बन रहा था कि हाँ कोल्ड वॉर खत्म होने वाला है, तो हर एक कंट्री के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है, तो क्या यूनाइटेड नेशन इज डूइंग इनफ? क्या यूनाइटेड नेशन सही तरीके से काम कर रहा है? क्या यूनाइटेड नेशन इस बदलाव को झेल पाएगा? यूनाइटेड नेशन में क्या बदलाव लाने की जरूरत है यूनाइटेड नेशन को बेटर बनाने के लिए? तो ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो सब, जैसा कि मैंने कहा, सब मानते हैं कि रिफॉर्म जरूरी है, पर लोग इस चीज को लेकर अग्री नहीं कर पा रहे कि रिफॉर्म लाए कैसे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1992 में क्या था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आता है और इस रेजोल्यूशन में बेसिकली यूनाइटेड नेशन को लेकर 3 कंप्लेंट्स करी जा रही थी। ये 3 कंप्लेंट्स क्या थी? पहला कंप्लेंट था कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आजकल के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहा है, वो आजकल के पॉलिटिकल रियलिटीज के हिसाब से नहीं बना है। सेकंड, लोगों की दिक्कत क्या थी कि यूनाइटेड नेशन में वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस थोड़ा ज्यादा है। थर्ड, लोगों की कंप्लेन क्या थी कि इक्वल तरीके से रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन में हर कंट्री को नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1997 में, उस दौरान यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नन, वो एक इंक्वायरी लेकर आते हैं कि यूनाइटेड नेशन को हम कैसे बदलें। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट होने लग जाता है कि अगर कल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नए कंट्रीज को ऐड करना होगा तो हम किस आधार पे नए कंट्रीज को चुनेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन लोगों ने एक लिस्ट बनाई कि अगर कल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नए परमानेंट कंट्री को लाना होगा या किसी न्यू नॉन परमानेंट मेंबर को लाना होगा तो किस क्राइटेरिया के आधार पर हम लेकर आएंगे। इन्होंने कहा कि नई कंट्री कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसके पास इकोनॉमिक पावर बहुत बढ़िया हो, जिसके पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा हो, जो यूनाइटेड नेशन के बजट में अच्छे से कंट्रीब्यूट करे, एक ऐसा देश जिसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो, एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की इज्जत करता हो। ठीक है, एक ऐसा देश जिसके यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लेने से यूनाइटेड नेशन में डाइवर्सिटी बढ़ जाए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया बोले गए। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारे पॉइंट्स में ना कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, क्या दिक्कतें हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि नई कंट्री एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री के कंटेक्स्ट में स्ट्रांग हो, पर कितनी स्ट्रांग हो ये इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कहा कि एक ऐसा देश होना चाहिए जो बजट में अच्छे से कंट्रीब्यूट करे। तो कितने कंट्रीब्यूशन को तुम अच्छा कंट्रीब्यूशन मानोगे ये भी इन लोगों ने बताया नहीं। इन्होंने कहा कि एक ऐसा देश चाहिए जिसका पॉपुलेशन ज्यादा हो, पर पॉपुलेशन ज्यादा होना हम अच्छा कब से मानने लग गए, है ना। और इन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा देश चाहिए जिसके यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लेने से डाइवर्सिटी आए। पर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे इलाकों से ये लोग कंट्रीज को सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, और कल्चर की अगर बात हो रही है डाइवर्सिटी में, तो कल्चर में तो वैसे ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी डाइवर्सिटी की बात हो रही है? तो इनके सारे पॉइंट्स में ना कोई क्लैरिटी नहीं थी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों ने ये बोलना स्टार्ट करा कि यूएनएससी में जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं
इनको वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। वीटो पावर को आज के टाइम पर माना जाता है कि ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, और वीटो पावर होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीती थी और उस दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हुआ करती थी। और जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं, ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं, और कोई भी कंट्री लगातार यूएनएससी में बार बार नहीं आ सकती। हर 2 साल में इन 10 कंट्रीज को बदल दिया जाता है, पर ये 5 परमानेंट मेंबर्स हमेशा यूएनएससी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स को इस तरीके से चुना जाता है कि हर कंट्री को मौका मिले यूएनएससी का पार्ट बनने का। ठीक है, अब हम आते हैं कि वीटो पावर क्या होता है। तो परमानेंट कंट्रीज के पास वीटो पावर होता है, नॉन परमानेंट कंट्रीज के पास वीटो पावर नहीं होता। वीटो पावर बेसिकली क्या है, ये एक नेगेटिव वोट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास होता है। ठीक है, नेगेटिव वोट मतलब मान लो यूएनएससी में कोई डिस्कशन चल रहा है और यूएसए को वो डिस्कशन अच्छा नहीं लगा, तो यूएसए वीटो पावर यूज करके बोलेगा कि ये डिस्कशन खत्म करो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो जैसे ही यूएसए ये वीटो पावर लगाएगा, वो डिस्कशन वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ये वीटो पावर है, ये एक नेगेटिव वोट है। तो अक्सर कंट्रीज कंप्लेन भी करते हैं कि अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, अब तो हमें सबको बराबर मानना चाहिए। ऐसे में सिर्फ 5 कंट्रीज को वीटो पावर देना गलत है। तो काफी लोग कहते हैं कि वीटो पावर का जो सिस्टम है इसे अबॉलिश कर देना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। पर रियलिटी ये है कि वीटो पावर के यूनाइटेड नेशंस में से हटने के चांसेस काफी कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना है कि यूनाइटेड नेशन अभी रेडी नहीं है वीटो पावर को हटाने के लिए। अगर हम वीटो पावर को हटा देंगे तो ये जो 5 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, इनका इंटरेस्ट हट जाएगा यूनाइटेड नेशन में से, और हो सकता है कि ये यूनाइटेड नेशन छोड़ भी दे। इन्हें यूनाइटेड नेशन का पार्ट रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारी कंट्रीज मिलजुल कर काम करती हैं। तो अगर इनसे वीटो पावर छीन ली जाएगी तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे और ये झट से यूनाइटेड नेशन छोड़ भी देंगे। ये एक डेटा है जिसे देखकर आपको आइडिया लगेगा कि ये 5 परमानेंट कंट्रीज वीटो पावर को कितना ज्यादा यूज करती हैं। 2018 तक रशिया ने 135 टाइम्स वीटो पावर को यूज करा, यूएसए ने 84, यूके ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चाइना ने 11 बार वीटो पावर को यूज करा। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इस टॉपिक पर आ जाओ। तो कह रहे हैं कि जब यूनाइटेड नेशन ने 60 इयर्स कंप्लीट करे तो यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स सितंबर 2005 में मिलते हैं। ठीक है, यहां पर यह बात करी जाती है कि हम और क्या कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि यहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ। यहाँ पर बोला गया कि चलो यूनाइटेड नेशन में एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी दिक्कतें होंगी हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि चलो ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाते हैं, और ये बन भी गया था, ये 2006 में बना दिया गया था। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेकर आते हैं। इन गोल्स को आज के टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। ये एक लिस्ट ऑफ गोल्स हैं जो हर कंट्री अचीव करने की कोशिश करती है। इसमें ऐसी चीजें कही जाती हैं कि जेंडर इक्वालिटी लेकर आओ, सबको पीने लायक पानी दो, ऐसे सारे गोल्स हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि किसी भी फॉर्म में टेररिज्म को एनकरेज नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि चलो एक डेमोक्रेसी फंड बनाते हैं, और इन्होंने कहा इनका एक काउंसिल है जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल की जरूरत नहीं है, चलो ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन इन्होंने करा, पर इस डिस्कशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इनका ये वाला डिस्कशन भी क्लियर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि चलो पीस बिल्डिंग कमीशन बनाते हैं, पर पीस बिल्डिंग कमीशन करेगी क्या, ये डिस्कशन इन्होंने नहीं करा। इन्होंने कहा कि ये लोग और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेंगे। तो दुनिया में तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, किस टाइप के लड़ाई झगड़े में यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व होगी, किस में नहीं होगी, ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स को बचाएंगे,
तो किस टाइप के एक्शन को ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ मानते हैं, ये डिस्कशन भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, पर क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सही में रियलिस्टिक हैं? क्या इन्हें अचीव कर पाना आसान है या नहीं है? कैसे अचीव करेंगे, इसे लेकर भी डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि टेररिज्म को एंकरेज नहीं करा जाएगा। तो किस टाइप के एक्शन को टेररिज्म माना जाता है? इन्होंने टेररिज्म को डिफाइन नहीं करा। इन्होंने कहा कि चलो डेमोक्रेसी के लिए एक फंड बनाते हैं, तो इस फंड को यूनाइटेड नेशन कैसे यूज करेगा, इसे लेकर भी डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इन सारे मामलों में डिटेल डिस्कशन इन लोगों ने नहीं करा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म। इंडिया का क्या मानना है यूनाइटेड नेशन को लेकर, ये समझते हैं। तो इंडिया मानता है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव लाना जरूरी है। इंडिया मानता है कि अगर यूनाइटेड नेशन और स्ट्रांग होगा तो ही हम दुनिया को और अच्छे से बदल पाएंगे। इंडिया यूनाइटेड नेशन को हर मामले में सपोर्ट करता है और कोऑपरेट भी करता हुआ आया है। ठीक है, तो इंडिया मानता है कि यूनाइटेड नेशन को डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, तभी इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी बना रहेगा। पर इंडिया का सबसे बड़ा टेंशन ये है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बदलाव लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। इंडिया कहता है कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में तो काफी बदलाव आया है, पर सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 11 मेंबर्स हुआ करते थे। फिर 1965 में हमने कहा कि 11 की जगह 15 मेंबर्स रहेंगे, पर 1965 के बाद से यूएनएससी में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो इंडिया कहता है कि ये गलत है, हमें बदलाव लाने की जरूरत है। और इंडिया का मानना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो आज के टाइम पर ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है, तो यूएनएससी में भी डेवलपिंग कंट्रीज को एक ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इंडिया कहता है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो, नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या इंडिया कहता है, its representatives have argued that activities of Security Council have greatly expanded in past few years। ठीक है, पर जो लोग यूएनएससी को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, यूएनएससी में मेंबर्स तो नहीं बढ़े, पर यूएनएससी की एक्टिविटीज तो बढ़ती जा रही हैं। जो भी है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि इंडिया खुद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना पसंद करेगा, और इंडिया के पास काफी सारे कारण भी है कि इंडिया को क्यों बनाना चाहिए परमानेंट मेंबर यूएनएससी का। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और ये लोग तो खुद कह रहे थे ना कि इन्हें पॉपुलेटेड कंट्री चाहिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/5 हिस्सा इंडियंस है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम लोग, और हमने यूनाइटेड नेशन को हर इनिशिएटिव में सपोर्ट करा है। यूनाइटेड नेशन के हर पीस कीपिंग एफर्ट में भी हमने सपोर्ट करा है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। इन सारे कारण की वजह से इंडिया भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होना डिजर्व करता है। यूनाइटेड नेशन में हमने रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करा, और इंडिया को पता भी है कि अगर हम यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इमेज बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत बढ़िया स्टेप रह सकता है। पर देखो, इंडिया तो मानता है कि इंडिया को परमानेंट बन जाना चाहिए, पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस चीज के खिलाफ हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर मत बनाओ। एक तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को परमानेंट मत बनाओ। पाकिस्तान के अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जिनका ये मानना है कि इंडिया को परमानेंट नहीं बनना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज क्लियर नहीं है, तो उसे परमानेंट मेंबर मत बनाओ। कुछ कंट्रीज कहते हैं कि इंडिया की तो पाकिस्तान से नहीं बन रही है ना, नेबरिंग कंट्री से ही इंडिया लड़ रहा है, तो इंडिया को क्यों बनाना चाहिए परमानेंट। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया को परमानेंट बनाने से पहले ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज को परमानेंट बना दो, या फिर साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो उनको परमानेंट बना देना चाहिए, ताकि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल पाए अफ्रीका के कंट्रीज को। कुछ लोगों का ये मानना है। ठीक है, तो जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, हमारा ये मानना है इंडिया क्या, किसी और कंट्री को भी आज के टाइम पे परमानेंट मेंबरशिप मिल पाए,
ये बहुत मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट, यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो हमने पढ़ा कि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है तब से यूएसए एक सुपर पावर बन गया है। तो एक ऐसी दुनिया जहां पर यूएसए के पास भर भर के पावर है, एक ऐसी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल हो सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्या यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो यूएसए के पावर को बैलेंस करने में मदद करे, या जो यूएसए के पावर को कम कर सके, ये समझते हैं। क्या यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां पर बाकी सारी कंट्रीज के लिए यूएसए को अप्रोच करना, यूएसए के साथ डिस्कशन करना आसान हो सकता है, ये डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यूएसए के पावर को कंट्रोल करना यूएन तो क्या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है तब से यूएसए इकलौता सुपर पावर बन गया है। यूएसए की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स काफी ज्यादा हैं। यूएसए के इकोनॉमी और मिलिट्री के पावर्स को यूनाइटेड नेशन इग्नोर नहीं कर सकता। सेकंड क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यूएसए करता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन यूएसए के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का जो बिल्डिंग है वो फिजिकली यूएसए के अंदर बना हुआ है। बहुत सारे यूएसए के लोग यूनाइटेड नेशन के मैनेजमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में काम भी करते हैं। इसके अलावा यूएसए के पास वीटो पावर भी है। तो अगर कल को यूनाइटेड नेशन यूएसए के पावर को कम करने की कोशिश करेगा तो यूएसए झट से वीटो पावर यूज करके उस डिसीजन को वहीं पर खत्म कर देगा। यूएसए इतना पावरफुल है कि इट कैन यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब यूएसए कोई डिसीजन लेता है तो जब यूएसए कोई डिसीजन लेता है तो वर्ल्ड में आधी कंट्रीज तो यूएसए की साइड ले लेती हैं और बाकी कुछ कंट्रीज सोचती हैं कि नहीं, शायद यूएसए गलत कह रहा है। तो यूएसए के खिलाफ कुछ करना इतना आसान नहीं है। तो ओवरऑल यूनाइटेड नेशन शायद उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है यूएसए के पावर को बैलेंस करने के लिए। पर इसके बावजूद हम ये जरूर कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर दुनिया की सारी कंट्रीज डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर कल को यूएसए कुछ गलत करेगा, सारे कंट्रीज मिलकर डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यूएस लीडर्स इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म डू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज सर्विंग अ पर्पस। ठीक है, तो यूएसए और बाकी कंट्रीज का भी ये मानना है कि यूनाइटेड नेशन में कमियां तो बहुत सारी हैं, पर फिर भी यूनाइटेड नेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कुछ अराउंड 190 कंट्रीज को जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर अगर कल को यूएसए कुछ गलत करेगा तो हम लोग कम से कम डिबेट, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट तो कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपको बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर फिर भी अगर यूनाइटेड नेशन होता ही नहीं तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ज्यादा मुश्किल हो जाती और टाइम के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर होने लगेंगे। तो ऐसे टाइम पर तो यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा और यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके, कोऑपरेट करके एक पीसफुल इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो यूनाइटेड नेशन के बारे में था। टेक्निकली चैप्टर तो खत्म हो गया, पर इस चैप्टर के बीच बीच में कुछ कुछ बॉक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको भी एक एक करके जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहला बॉक्स है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट वॉच एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का। अक्सर ये ग्लोबल मीडिया अटेंशन लेकर आता है ह्यूमन राइट्स वाले मामलों में। चाइल्ड सोल्जर्स या फिर लैंड माइंस को बैन करना, इन सारी चीजों से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स वॉच ने काफी डिस्कशन करा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी एक एनजीओ है जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को एनकरेज करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि ह्यूमन राइट एक ऐसा राइट है जो कि सबके पास होना ही चाहिए, ये तो तुम्हें किसी से नहीं छीनना चाहिए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट बनाती है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। अक्सर अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल को पसंद नहीं करती, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने रिपोर्ट में अक्सर अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट की बुराइयां करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में बनाई गई थी। यूएसए के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर। उनका एक विजन था एटम फॉर पीस, तो वो चाहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए। इसी के चलते IAEA बनाया गया। IAEA रेगुलर मैनर पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर नजर रखती है कि वो कुछ गलत ना करे और वो पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर पावर को यूज करे। नेक्स्ट, WTO जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ट्रेड के मामले में रूल्स को बनाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाई गई थी, पर इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेम काम करती थी और उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है। नेक्स्ट, WTO में 164 मेंबर्स हैं, 2016 का डेटा है ये, एंड सारे डिसीजंस ये कंट्रीज मिलजुल कर लेते हैं। पर अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज ये कंप्लेन करते हैं कि WTO में यूरोपियन यूनियन, जापान और USA जैसे कंट्रीज का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नजर रखती है इंटरनेशनल लेवल पर। IMF में 189 कंट्रीज हैं, अगेन 2016 का डेटा है। और IMF में पता है जब वोटिंग होती है तो सारे कंट्रीज के पास बराबर वोट नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी इकोनॉमी कैसी है, डिपेंडिंग ऑन तुम कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो IMF में, हर एक कंट्री को अलग अलग वोटिंग का परसेंटेज दिया जाता है। जैसे जर्मनी के पास 5.32% है, कनाडा के पास कम वोटिंग है थोड़ा, 2.22%। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज का आपको बता रखा है। इंडिया के पास 2.64% है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब 1944 में क्रिएट किया गया, एंड डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर फोकस करता है वर्ल्ड बैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट लेकर आना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, गांव का डेवलपमेंट करना, इरिगेशन करवाना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, करप्शन कम करना, डेवलपमेंट करना, इन सारी चीजों में वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्रीज की मदद करता है। जो भी कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं उनको वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो कंट्रीज अपना डेवलपमेंट कर पाए। तो क्योंकि वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड बैंक का डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है। तो जो पुअर कंट्रीज हैं वो अक्सर कंप्लेन करती हैं कि वर्ल्ड बैंक हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, या वर्ल्ड बैंक हमें लोन देने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेकर आ रहा है। ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। ये वन शॉट था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, पर अगर आप डिटेल्ड मैनर में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो इसी चैनल पर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिटेल्ड मैनर में कवर करा है। आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है। तो कन्फेटी टाइम, सब लोग जल्दी से क्लैप करो। सेशन खत्म हो गया है, इतने लंबे चैप्टर को आप लोगों ने खत्म कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी भागो मत, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर पता है इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। Which of the following has veto power in the Security Council? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इनमें से कौन से देश को वीटो पावर दिया जाता है? अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान या ब्राजील? जिसे भी आंसर पता है जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.